हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेट्स चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे होंगे प्रोबेबली, ठीक है। और इसके बाद या तो हम सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे या मैं आपको पहले इनइक्वलिटीज़ का कुछ हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि आपको इनइक्वलिटीज़ सोल्व करने में, या क्योंकि हम सीक्वेंस सीरीज़ या हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर कर रहे होंगे कि जिनमें हम लीनियर इनइक्वलिटी का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इनइक्वलिटीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे और बेबी कर्व मेथड ये वगैरह सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम सीक्वेंस सीरीज़ पे चलेंगे पहले, ठीक है। चल, तो आज का हम क्लास देख लेते हैं और ये लास्ट ही क्लास रहेगा सेट से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो आज तो लास्ट लेक्चर में हमने सेट्स के जो कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। और हम इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी कर पा रहे थे, ठीक है। तो आज हम एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अपने को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने पास है कि ग्रुप है स्टूडेंट्स का इस तरीके से है कि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो कितने हैं, 100 हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि NH जो है वो अपना 100 है, ठीक है। और आगे है इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, वो है 50, ठीक है, यहाँ तक भी। और जो दोनों बोलते हैं, मतलब कि जो दोनों बोल रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। बोथ हो गया, एंड हो गया, ये सब इंटरसेक्शन को इंडिकेट करता है। और एटलीस्ट और ये सब यूनियन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसलिए इंटरसेक्शन अपना होगा 25। अब है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट जो है वो या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने को जो कह रहा है कि जितने भी बच्चे अपने पास है ना, वो या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश बोलता है। तो इनडायरेक्टली ये होगा कि यहाँ पे ना यूनिवर्सल सेट और यूनियन दोनों सेम ही हैं, क्योंकि हर बच्चा या तो हिंदी या इंग्लिश बोलेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, ठीक है। तो और अपने को निकालना भी क्या है, यही निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में। तो इनडायरेक्टली बेसिकली अपने को यही निकालना है कि H यूनियन E कितना है। तो ये तो देखो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास है कि NH प्लस NE माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास क्या क्या डाटा है, देखो ये तो अपने को निकालना ही है। NH क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 है। E इंग्लिश हो गया, इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं, 50 हैं। और जो दोनों बोलते हैं वो 25 हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 125 आ गया। और यही तो स्टूडेंट्स थे। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इन ग्रुप इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 125, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान क्वेश्चन था, बेसिकली डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड था। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है अपने पास कि एक सर्वे है 60 लोगों का, ठीक है। इस तरीके से है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बंदे हैं, H वाले 25 हैं, T वाले 26 हैं और I वाले भी 26 ही हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो है, क्योंकि अपना जो पहला क्वेश्चन है ना वो है कि एटलीस्ट निकालना है। एटलीस्ट का मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है, कि वो हर कोई। तो पहला क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, करने को मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपको ज़्यादा कुछ समझना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, वेन डायग्राम से समझा देता हूँ, क्योंकि आसान पड़ जाएगा आप लोगों के लिए दोनों ही क्वेश्चन, ठीक है। तो हम वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। देखो सबसे पहली बात तो ये हमने वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। देख ये हो गया H, ये हो गया T और ये हो गया I, ठीक है। A B C D, बीच वाला E F और G, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास है कि टोटल जो सर्वे है वो 60 लोगों का है, ठीक है। सर्वे अगर 60 लोगों का है, इसका मतलब कि टोटल लोग 60 हैं जिनका हमने सर्वे लिया है। अब ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है इस पूरे ही लाइन में कि हर कोई जितना भी सर्वे हुआ है वो इन्हीं तीनों में से पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये तो है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, कि NU जो है वो 60 है। अब इसके बाद अपने को दिखा है 25 पीपल जो है वो न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं, मतलब कि A प्लस B प्लस D प्लस E, ये कितना है, 25 है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ लिखी हुई है कि जो 26 वाले हैं वो T हैं, तो मतलब कि B प्लस C प्लस E प्लस F जो है वो 26 है, ठीक है। ऐसे ही अगर 26 I वाले भी हैं तो मतलब कि D प्लस E प्लस F प्लस G ये भी 26 ही है, ठीक है। और पढ़ो आगे क्या लिखा हुआ है।
आगे लिखा हुआ कि नो वो वाले बंदे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ रहे हैं, तो एच और आई दोनों पढ़ रहे हैं वो डी प्लस ई है, हो गया। डायग्राम को देखते चलो, एच और आई दोनों मतलब डी और ई, तो डी प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, जो है 9 है, ठीक है। आगे देखो, आगे है कि 11 जो है वो एच और टी पढ़ते हैं, तो एच और टी में कोई कॉमन है, बी प्लस ई है, वो 11 हो गया। आगे आ जाता है कि टी और आई में क्या कॉमन है भाई, ई और एफ है, तो वो 8 ही लोग हैं। और देखो 3 ऐसे बंदे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, ई है, तो ई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब देखो, अब आप देखते चलो कि जब ई की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब एफ़ की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और बी की वैल्यू कितनी हो गई, जब ई की वैल्यू 3 है तो रखते चलो यहाँ पे, ई की वैल्यू 3 है ना, तो 3 एक बार यहाँ रखो, फिर एक बार यहाँ रखो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। ई की वैल्यू जब यहाँ पे 3 रखा तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, यहाँ पे रखी तो डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6 हो गई, ठीक है। अब अपना पहले वाले पे चलो कि पहली इक्वेशन के अंदर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कि ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई जो है 25 है। तो यहाँ पे ए तो अपने को पता नहीं है, बी तो पता है सर 8 है, डी पता है क्या, डी भी पता है 6 है, ई पता है क्या, पता है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, देखो 8 और 6 14 और 3 17, और ये कितना आ गया, ए अपना 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ कर लूँ तो उसमें देखो क्या बच रहा है, अपने पास बी है, बी का डाटा पता है, बी पता है सर 8 है। फिर सर सी भी अपने को सी नहीं पता है, फिर ई अपने को पता है, एफ भी अपने को पता है, और ये 26 के बराबर है। तो यहाँ से सी देखो कितना आ रहा है, 5 और 3 8 और 8 16, तो 10 आ गया सी। ऐसे ही अगर मैं अगले वाला पार्ट लूँ तो अगले वाले पार्ट में अपने को पास क्या रहेगा, सी वाली इक्वेशन में डी प्लस ई, तो डी अपने को पता है सर, ई अपने को भी पता है, एफ भी पता है 5 है, और जी नहीं पता है, और 26 हो गया। अब देखो जी कितना आएगा यहाँ से, तो देखो 5 और 3 8 और 6 14, 26 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12, ठीक है। तो जी 12 आ गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या था, तो पहला क्वेश्चन है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब कि यूनियन निकालना है। तो पहले वाला जो सवाल है उसमें तो अपने को यूनियन निकालना है कि एच यूनियन टी यूनियन आई, मतलब कि सारे वेरिएबल्स को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अब इनको अगर मैं जोड़ दूँ सबको तो कितना आएगा, देख लो, देख 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5, जी कितना है, जी 12 है, यही है क्या, टोटल 7 ही होंगे, 3 और 3 6 और 1 7, यस। अब इनको जोड़ लो, तो 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, और 3 35 और 5 40 और 12 52, तो ये अपना हो गया आंसर 52। अब ये तो था पहला पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट है सर कि वो वाले बंदे निकालो जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सिर्फ एक। तो देखो भाई सिर्फ एक पढ़ने वाले तो एक तो ए है, एक सी है और एक जी है, यही तो है सिर्फ एक वाले। क्यों सर, डी क्यों नहीं है? तो डी देखो ना भाई, डी जो है वो एच भी पढ़ रहा है और आई भी पढ़ रहा है, वो तो 2 पढ़ रहा है ना, इसमें लिखा है कि एक ही पढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली 1 लिखा है। तो सर और कोई नहीं है क्या? ई देखो सर, ई तो सर तीनों पढ़ रहा है। बी देखो सर, बी एच और टी पढ़ रहा है। एफ देखो सर, एफ टी और आई पढ़ रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ ए सी और जी ही हैं जो सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में अपने को ए सी और जी ही निकालना है। तो ए देख लो, ए 8 है, सी देख लो 10 है, जी देख लो 12 है। तो 12 और 8 20 और 10 30 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से हम समझ गए हैं कि वेन डायग्राम 3 का सॉल्व कैसे करते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी डाटा अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया ही रहता है। ठीक है, चलो आगे चलो। अब देखो एक सर्वे है जिसके अंदर 21 जो हैं पीपल वो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो इसको भी देखो, इसमें पहली बात तो सेट कितने हैं, एक तो ए दे रखा है और एक अपने पास बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है। इसका मतलब 3 का ही सेट है ये। ठीक है, जब 3 का सेट है तो सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि हम वेन डायग्राम बना लें। देखो वेन डायग्राम, ये बन गए अपने पास 3 सेट। ठीक है, ये ए,
ये बी और ये सी। फिर वही नामकरण कि ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, अब जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते चलो। ठीक है, सबसे पहला कि एक सर्वे है जिसके अंदर पाया गया है कि 21 पीपल ए को लाइक करते हैं, तो 21 ए को लाइक करते हैं, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई 21 हो गया। ठीक है, डन। इसके अलावा नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि 26 लोग बी को लाइक करते हैं, तो बी वाले देख लो सर, बी कितना हो गया, बी सी ई और एफ 26 लोग हैं। इसके बाद 29 जो है वो सी को लाइक कर रहे हैं, तो डी ई एफ और जी ये 29 लोग हैं। इसके बाद अब देखो आगे इन्फॉर्मेशन है कि 14 लोग वो हैं जो ए और बी दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो 14 लोग हैं वो ऐसे, बी और ई वाले कितने लोग हैं, 14। कैसे पता चल रहा है सर आपको, ये लिखा है भाई, मैं क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ डाटा। देखो 14 लिखा है जो ए और बी दोनों को लाइक करते हैं, तो ए और बी को दोनों लाइक करने वाले बी हो गया और ई हो गया। ऐसे ही आगे मैं देखूँ तो 12 लोग हैं जो ए और सी को लाइक कर रहे थे, तो ए और सी मतलब डी और ई हो गया। तो ये कितने लोग हैं, 12। इसके बाद अपने पास है कि 14 पीपल ऐसे हैं जो बी और सी को लाइक कर रहे हैं, तो ई और एफ जो है वो 14 हो गया। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ऐसा भी लिखा हुआ है कि 8 वो बंदे हैं जो तीनों लाइक कर रहा है, इसका मतलब ई की वैल्यू 8 दी हुई है भाई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। अब देखते जाओ, डाटा निकालते चलो। देखो यहाँ से जब ई की वैल्यू एक बार यहाँ रखो, एक बार यहाँ रखो और एक बार यहाँ रखो। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है कि कितने जो हैं वो सिर्फ सी को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ सी को। तो सिर्फ सी वाला तो केवल जी ही है अपने पास, बाकी तो कोई है ही नहीं, सिर्फ कौन है, सिर्फ जी। तो देखो ई प्लस एफ 14 है और ई की वैल्यू ऑलरेडी 8 है अपने पास, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई सर, 6 हो गई। यस सर। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो डी प्लस 8 इजिकल्स टू 12 लिखा है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई सर, 4 हो गई। ऐसे ही यहाँ की बात करूँ तो देखो b प्लस 8 इजिकल्स टू 14 लिखा हुआ है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई सर, 6 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को क्योंकि g निकालना है, तो g कौन सी इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में है, तो थर्ड इक्वेशन को देख लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है कि d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इजिकल्स टू 29 है। अब इनकी डाटा रख दो, d का वैल्यू कितना है 4, e का वैल्यू कितना है 8, f का वैल्यू कितना है 6, g का वैल्यू निकालना है। तो देखो g प्लस में 18, 8 6 14 और 4 18, तो g की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई सर, 11 आ गई। 11 आ गई। अपने को निकालना क्या था, यही तो निकालना था कि ऐसे बंदे जो सिर्फ c पसंद करते हैं, तो पीपल लाइक्ड c ओनली इज 11। ठीक है, क्लियर कट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है कि हार्ड हो, थोड़ा सा ही, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहली चीज़ तो अपने किया क्या है, अपने पास ना 460 लीटर है 9% एसिड का। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया, इसमें 460 लीटर है 9% एसिड का। इसके अंदर हमने मिला दिया x लीटर ऑफ 3% एसिड का। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये रिजल्टिंग मिक्सचर हो गया। ठीक है, जब रिजल्टिंग मिक्सचर होगा तो सबसे पहली बात तो वो होगी क्वांटिटी कितनी होगी, 460 ये और x ये, तो 460 प्लस x लीटर होगा। ठीक है, और ये क्या है, रिजल्टिंग मिक्सचर अपना। करेक्ट है यहाँ तक। और रिजल्टिंग मिक्सचर के बारे में ना एक बात लिखी हुई है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन और इक्वल टू 5%, 5% से तो ज़्यादा है या बराबर है, और लेस देन और इक्वल टू है 7%, ये कंडीशन दी हुई है। तो ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ये अपना 5% और 7% के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो टोटल क्वांटिटी तो हमने जोड़ के लिखी दी है 460 प्लस x। ठीक है,
तो अब ना अपने को, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन दी हुई, कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है, बेसिकली हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, एसिड की मात्रा ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो जब हमने इसको इन दोनों को ऐड किया तो इसके अंदर एसिड की मात्रा कितनी है, देखो एसिड कंटेंट यहाँ पे 9% है, किसका 460 का। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं सोल्व करने बैठा तो ये कितना हो गया भाई, चलो क्योंकि हर जगह ही आएगा क्या 100, तो हाँ यहाँ पे भी 100 आएगा ही, तो चलो मैं इसको 100 को सोल्व नहीं करता, काटता नहीं हूँ, ऐसे ही रखता हूँ। 9 6 9 6 54 4 9 चौको 36 5 41, ये हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ पे एसिड कंटेंट की बात करूँगा तो x इंटू 3/100, ठीक है। अब ये हो गया टोटल एसिड कंटेंट। तो टोटल एसिड कंटेंट कितना हो गया अपने पास, टोटल एसिड जो कंटेंट है वो हो गया 3x/100 प्लस 4140/100। करेक्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में ना ये लिखा हुआ है कि जो ये एसिड कंटेंट है, क्योंकि एसिड तो कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा, यही और इन दोनों का ही तो एसिड मिला के यहाँ चला गया है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि 5% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर का, क्योंकि एसिड यहीं तो लाई कर रहा है भाई, रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर भी एसिड ही है, और लिखा है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर के अंदर जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 5% के बराबर, और यही और 7% से कम या बराबर, 7% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जो बीच का है, बीच में मैं क्या लिखूंगा सर, बीच में तो एसिड कंटेंट ही तो हम चेक कर रहे हैं ना भाई कि एसिड कंटेंट, और अपन ने निकाला है एसिड कंटेंट कितना है 3x + 4140/100, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर कितना 460 + x, ठीक है। 3x + 4140/100, 7/100 इंटू 460 + x, करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बचा 5 इंटू 460 + x लेस देन इक्वल टू 3x + 4140 लेस देन इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × 42, 7 × 28 4 32, तो ये हो गया 3320। चलो इसको बाद में लिख देता हूँ एक स्टेप बाद में, क्योंकि हमने काट के ही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को कि ये जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है। अब देखो जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन गया अपना 2300 + 5x, यहाँ पे बच गया 3x + 4140, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन गया 3220, ठीक है। 7 × 28, हाँ यस ठीक है कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे ना अपने पास एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, एक बार इसको सोल्व कर लेता हूँ, और फिर दोनों में x का कॉमन वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखो 2300 + 5x लेस देन इक्वल टू 3x + 4140 एंड 3x + 4140 लेस देन इक्वल टू 3220 + 7x। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 3x उठ के इधर आ गया तो 2x बच गया। इसको अगर मैं इधर सोल्व करने बैठता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 2300 घटाना है तो ये अप्रोक्स आ जाएगा, अप्रोक्स क्या 1840 आ जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू हो कितनी हो गई 920 से कम हो गई, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालेंगे तो 3x उठ के उधर जाएगा तो 4140 माइनस में 3220 और ये उठ के आ गया अपना 4x। इसको कैलकुलेट करो 0 2 9 और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कह सकता हूँ कि मैं x जो है वो बड़ा आ रहा है अपना किससे 230 से, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को देखूं तो अपना जो वैल्यू है x का वो कैसे हो रहा है कि सर वो 230 से तो बड़ा है और 920 से छोटा है, ये अपनी x की वैल्यू है। अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्योंकि देखो ये है 920 से छोटा और ये 230 से बड़ा, तो ये यही तो है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो देखो 230 और 920, 230 में ये तो नहीं आता है, 230 में ये नहीं आता है, 230 और 920 में ये आता है, 230 और 920 में ये भी आता है, ये नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया अपना बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। समझ गए पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या, यस सर समझ गए।
कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलो। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है अपने पास कि दो फाइनाइट सेट हैं, उसके अंदर दो फाइनाइट सेट हैं और वहाँ पे कंडीशन क्या है अपने पास कि m और n एलिमेंट हैं, ठीक है। तो देखो इसको भी देख लेते हैं। देखो एक सेट मान लिया, उसके अंदर m एलिमेंट है। मान लिया कि सेट A है अपना, उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं। तो सबसेट्स कितने होंगे उसके? सबसेट्स होंगे 2 की पावर n, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक सेट B मान लिया, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n होगा, ठीक है। लिखा है कि जो सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट हैं वो 112 ज़्यादा हैं सेकंड से। या मैं इनडायरेक्टली ये भी तो कह सकता हूँ ना कि दोनों का, इसने बोला कि जो सबसेट हैं फर्स्ट सेट के वो ज़्यादा हैं किससे? सेकंड वाले से 112। तो इनडायरेक्टली यही तो कंडीशन दी हुई है गिवन, ठीक है सर। अब देखो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 112, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सर 2 की पावर n मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया सर? 2 की पावर m माइनस n माइनस का 1 बन गया। और यहाँ पे क्या है सर? 16 इंटू 7, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 7, यस सर। तो 2 की पावर n और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, ये बन गया देखो 2 की पावर 4 इंटू में 2 क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर लूँ, अगर मैं कंपेयर कर लूँ इसको, तो n तो अपना 4 आ गया और m माइनस n जो है वो अपना 3 आ गया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई, ठीक है, क्योंकि n कितना है? 4 है। करेक्ट है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो m n ये दोनों सेम कैसे लिखती है मैंने? अच्छा यहाँ से m आ रहा है, n नहीं आ रहा है, ठीक है। तो m इतना है, n इतना है, पूछा क्या है? m इंटू n पूछा है। 7 इंटू 4 28 आंसर। कोई दिक्कत, आसान सवाल था। फिर दोबारा एक बार देख लो, ये CBSE लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT बुक में भी शायद है यही क्वेश्चन, ठीक है। एकदम डिट्टो ही होगा, डाटा शायद अलग हो, आई डोंट नो, लेकिन हाँ क्वेश्चन सेम टू सेम तो गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन है। देखो दो फाइनाइट सेट थे, एक सेट में m थे, दूसरे सेट में n था, ठीक है। एक में m है, एक में n है, और फिर लिखा है कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स है ना फर्स्ट सेट के वो 112 ज़्यादा है दूसरे वाले से। तो अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स होते हैं तो उसका जो सबसेट्स होते हैं उसमें कितने होते हैं? 2 की पावर m होता है सबसेट्स में। ऐसे ही सेट B में अगर n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट में कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे, ठीक है। अब उसके अनुसार जो पहला सबसेट है उसके अंदर 112 ज़्यादा है सेकंड वाले से। इसका मतलब 2 की पावर m इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 1 2 है, ठीक है। अब मैं अगर 2 की पावर n को उठा के इधर ले आऊँ तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल्स टू कितना? 1 1 2 है, ठीक है। अब दो तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। एक तो मैं क्या करूँ, यहीं पे लिख दूँ कि ये क्या बन रहा है? 128 माइनस 16। 128 क्या होता है? 2 की पावर 7। एक क्या होता है? 2 की पावर 4। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही कंपेयर कर लेता। एक तरीका ये भी है कि m की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई। एक तरीका मैंने क्या किया है कि n को मैंने बाहर निकाला, n को जैसे ही बाहर निकाला तो क्या बन गया? 2 की पावर n बन गया, और यहाँ पे बच गया 2 की पावर m माइनस n और माइनस का 1। अब 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 इंटू 7 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं सर। क्यों लिख रहे हैं सर ऐसी फॉर्म में? क्योंकि भाई मुझे 2 की पावर में समथिंग चाहिए, और ये इंटीजर वैल्यू है क्योंकि क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो 112 को मैं ऐसे तोड़ूंगा कि वो जो मल्टीप्लाई किसका हो, वो मल्टीप्लाई बने किसका? 2 की पावर्स का। तो सर आप इसको 8 से भी तो लिख सकते थे। देखो तुम डिवाइड करके देखो कि 8 से जब मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा? 8 और 14, ठीक है, 8 और 14। क्या 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर समथिंग माइनस n, क्योंकि 2 की पावर समथिंग हमेशा इवन रहेगा और उसमें से मैं एक घटाओ दूंगा तो क्या बनेगा? ओड बनेगा, समझा? तो ये तो कभी भाई 14 तो इवन होता है ना भाई, इसलिए ये वाला हमने नहीं लिया केस, ठीक है। अब देखो आगे, अब जैसे ही 14 16 है, 16 इंटू 7 है, 16 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 4 और 7 को क्या लिख लिया? 2 की पावर क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से n अपना 4 आ गया और m माइनस n की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू यहाँ से मैंने 7 आ गई, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या लिखा हुआ है? देखो एक सर्वे है, वो शो करता है कि 63% जो लोग हैं वो क्या करते हैं? टीवी देख रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट चैन एट ए पार्टिकुलर टाइम। क्या लिखा है? ये क्वेश्चन सही लिखा है क्या? अच्छा ये ऐसा है कि इसमें ऐसा है, देखो एक तो परसेंटेज की बात हो रखी है ना। पहली बात तो आप यही देखो कि परसेंटेज की बात हो रही है। जब परसेंटेज की बात हो रही है
तो हम क्या कर सकते हैं भाई, परसेंटेज तो 100% हो सकती है, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। करेक्ट कह रहा हूँ मैं यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है परसेंटेज में तो। हाँ तो अब देखो, मैं मान रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल की बात हो रही है ना, तो न्यूज़ चैनल वालों को मैं मान लेता हूँ कि लेट ये हैं अपने न्यूज़ चैनल वाले कितने हैं, 63% है। ठीक, कोई दिक्कत 63 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है सर। अब और एंटरटेनमेंट वाले कितने हैं, 76% है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो क्वेश्चन में है एक्स जो वो लोग हैं जो दोनों चैनल देख रहे हैं, तो मतलब कि ये हो गया कि एन ई इंटरसेक्शन एन जो है वो है अपना x%। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हैं, अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो वो तो हमेशा क्या रहेंगे भाई, वो सर 100% ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या ही रहेंगे। ठीक है, तो एन इंटरसेक्शन एन यूनियन ई जो है वो कितना है, 100% है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये फॉर्मूला लगा दो कि एन ऑफ एन यूनियन ई, एन क्या है, न्यूज़ चैनल है, ई एंटरटेनमेंट है। ठीक है, प्लस एन ई माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अब देखो यूनियन कितना हो सकता है, सबसे पहले अपने को निकालना क्या है भाई, अपने को निकालना है एक्स। ठीक है, तो एन ऑफ एन इंटरसेक्शन ई अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो ये आ गया एन 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 ई माइनस एन ऑफ यूनियन एन यूनियन ई। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एन यूनियन ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट हम कल भी हमने इससे क्वेश्चन किए थे ना, वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये अगर अपना x है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है x की, एन एन कितना 63, ये कितना 76, माइनस में कितना, क्योंकि मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं तो 100। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 7 और 6 13, 139 माइनस 100, और ये क्या है x मिनिमम, x मिनिमम। तो यहाँ से x की जो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 39। ठीक है, जब x मिनिमम की वैल्यू 39 आई, अब मैक्सिमम की बात कर लो। अब मैक्सिमम के लिए मैंने उस दिन भी बताया था कि n इंटरसेक्शन e मैक्सिमम कब होता है, जब n यूनियन e क्या हो, मिनिमम हो। तो ये एन एन प्लस एन ई माइनस में एन ऑफ यूनियन ई जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो इन दोनों का जो ऐड है वो कितना होता है, 139 होता है। ठीक है, अब मुझे एन यूनियन ई मिनिमम करना है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ये मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, ये भाई मिनिमम वैल्यू वही होगी यहाँ पे जो मिनिमम होगा, कौन सा, जो दोनों वैल्यूज़ में से जो अपने को सेट दिए हुए हैं। क्योंकि ये तभी हो सकता है मिनिमम जब एक जो सेट है वो दूसरे का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब एक सेट दूसरे का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। और तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि इन दोनों वैल्यूज़ में से जो मिनिमम हो वो कंसिडर कर लो, 63 और 76 में से वो कंसिडर कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब एक सेट दूसरे का क्या बन जाए, सबसेट हो बन जाए। ठीक है, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम कंसिडर, क्योंकि एक सेट अगर दूसरे का सबसेट बनेगा, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट बन रहा होगा तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, बड़े वाला सेट आएगा ना। हाँ, तो मैक्सिमम लिखो भाई यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो वही है कि ये मिनिमम कब होगा, जब एक सेट दूसरे का सबसेट बने। और अगर ये सेट अपना ए है और ये सेट अपना बी है, तो अगर ये जो मिनिमम है ये कब आ रहा है, जब एक सेट दूसरे का सबसेट बने। तो अब अगर मैं यहाँ पे यूनियन ले रहा हूँ तो यूनियन किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर ही आ जाएगा ना, बड़े वाले सेट के। तो मैक्सिमम लिखो यहाँ पे। तो देखो 139 में से मैक्सिमम क्या घटाया, 76। अब इसकी वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितनी आ गई, 63। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एक्स मैक्सिमम, ये क्या है अपना एक्स मैक्सिमम, और ये अपना क्या है, मिनिमम। तो 39 से लेकर 63, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो आगे। अब क्वेश्चन है कि अपने पास टोटल जो वो हैं क्या कहते हैं, फैमिलीज़ लिखी हुई हैं कि टोटल फैमिलीज़ कितनी हैं। अब 10,000 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, फैमिलीज़ की संख्या कितनी है, 10,000। तो देखो, तो एक काम तो ये कर सकता हूँ कि मैं बाद में परसेंटेज निकाल लूँ, और एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं पहले ही परसेंटेज निकाल लूँ। तो मैं पहले ही निकाल रहा हूँ। ठीक है,
देखो सॉल्यूशन, देखो 10,000 फैमिली थी और फैमिली जो ए है वो कितनी है 40% है, और 40% अगर मैं 10,000 का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4,000। ऐसे ही अगर मैं बी निकालने बैठा तो बी क्या है 20% है, बी वाले जो न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं वो 20% है, 10,000 का 20% मतलब 2,000। ऐसे ही सी निकाल लो, सी निकालूंगा तो 1,000 हो गया। ठीक, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5% है, 5% मतलब 500, करेक्ट। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3% तो 300। ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो कितना है 4% तो कितना हो गया 400। 2% वो हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, तो तीनों पढ़ रहे हैं 2% है, 2% कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पे कि कौन सी फैमिली जो है नंबर ऑफ फैमिलीज की विच बाई ओनली लिख दिया। अब क्या ओनली, न्यूज़पेपर ए तो लिखा ही नहीं इसने, विच बाई ओनली ए जो सिर्फ ए बिलोंग करेगा, सॉरी ए बाई करेगा, उसका निकालना है। ठीक है, तो देखो तरीका क्या है, तरीका तो वही है, वेन डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी हो जाएगा सो। ठीक है, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो डाटा जो दिया हुआ है इसमें ना हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने पास डाटा तो पता ही है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 200 है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई 200 हो गई। यस सर। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है 400, ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 400 है, इसका मतलब डी प्लस ई की वैल्यू 400 है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि सर डी की वैल्यू कितनी हो गई 200 हो गई, करेक्ट है सर। अगला देखता हूँ मैं, अगले में लिखा है बी इंटरसेक्शन सी 300 है, बी और सी का इंटरसेक्शन 300 मतलब ई प्लस एफ 300 लिखा है। जब ई प्लस एफ 300 है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ई तो अपना 200 है, तो एफ़ की वैल्यू कितनी हो गई भाई 100 हो गई। ठीक है, और देखो और क्या दिया हुआ है, और लिखा हुआ है सर कि बी इंटरसेक्शन सी तो मैंने काउंट कर लिया है, ए इंटरसेक्शन बी 500 है, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब बी और ई कितना है 500 है, ई तो ऑलरेडी 200 था तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 300। ठीक है सर। अब देखो, अब अपने को ना सिर्फ ए वाले निकालने हैं, तो सिर्फ ए मतलब कि सिर्फ ए का मतलब ए की ही वैल्यू निकालनी है अपने को। यहाँ पे फाइंड आउट भी क्या करना रहेगा अपने को, ए ही फाइंड आउट करना है, तो ए वाला ले लो। तो एन ए कितना है 4,000, 4,000 में ए है, बी है, ई है, डी है और 4,000 है। ठीक है, अब देखो ए तो अपने को निकालना ही है, बी 300, ई 200, डी 200 और 4,000। ए की वैल्यू देखो 700 घटा दो 3300, तो क्या 3300 ऑप्शन में है सर। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो सिर्फ ए न्यूज़पेपर कर रही हैं बाई वो कितनी है 3300। समझ आ गया। यस, चलो आगे देखते हैं। अब देखो आगे आ गए हैं अब हम क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या सीन है। देखो क्वेश्चन में ना टोटल लिखा हुआ है कि कितने बंदे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 345। ठीक है, जब 345 बंदे हैं और कंडीशन एक और भी है कि इन 345 बंदों में से अपने को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो इंग्लिश को अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुन रहे हैं, जो इंग्लिश को अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुन रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही है क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं इसमें 3 है, तो 3 अगर सब्जेक्ट हैं इसका मतलब अपने को क्या करना होगा भाई, जब 3 सब्जेक्ट हैं तो अपने को इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और साइंस है, 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों के लिए क्या कर लो वेन डायग्राम बना लो भाई। तो बना देते हैं सर वेन डायग्राम, अपने ही हाथ में है वेन डायग्राम बनाना। तो ठीक है, ये बन गया यू, ये अपना एक और सेट, ये अपना एक और सेट। ठीक है, देखो सबसे पहला इंग्लिश है, फिर मैथ है और फिर साइंस है। इधर ए बी सी डी ई एफ, ये मैं इतने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आप हैबिचुअल हो ही जाएंगे वेन डायग्राम से। ठीक है, देखो टोटल क्लास है 345 की। ठीक है, अभी टोटल के बारे में इतना ही लिखा है कि क्लास जो है वो 345 बच्चों की है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है
कि द स्टूडेंट्स हु चीज़ इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, जो इंग्लिश चुन रहा है, जो साइंस चुन रहा है और जो क्या चुन रहा है, मैथ्स चुन रहा है, सॉरी इंग्लिश, साइंस और मैथ, हाँ सही कह रहा हूँ, इनकी जो संख्या है वो क्या है, इक्वल है। इनकी जो संख्या है वो क्या है, इक्वल इन नंबर है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यही है भाई कि NE, NM और NS ये तीनों बराबर है। क्लियर कट है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन, ठीक है सर। आगे है कि 30 स्टूडेंट्स जो हैं, 30 स्टूडेंट्स जो दोनों इंग्लिश और मैथ को चुन रहे हैं, इंग्लिश और मैथ को चुन रहे हैं, वो तो B+E है, तो B+E की वैल्यू कितनी है, 30। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर लूँ तो अपने को कोई दिक्कत आएगी क्या? चलो अब तो लिख ही दिया है तो इसी से ही करते हैं, ठीक है। B+E कितना है, 30 है, ठीक है सर। आगे है कि 26 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स और साइंस वाले E और F हो गया, तो E + F जो 26 है। आगे लिखा है 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो साइंस और इंग्लिश वाले D+E हो गए। वो कितने हैं, 28 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आगे है कि 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं। जब तीनों ही पढ़ रहे हैं भाई, 14 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि E की वैल्यू 14 है। जब E की वैल्यू 14 है तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि B की वैल्यू कितनी हो गई सर, B की वैल्यू 16 हो गई। कोई दिक्कत सर, 30 में से 14 घटा दिया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से F की वैल्यू कह दूँ तो 26 में से 14 घटा दो, 12 आ गया। ऐसे ही अगर मैं D और E की बात करूँ तो D से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। तो देखो अपने को क्या क्या मिल चुका है, अपने को E मिल चुका है, B मिल चुका है, F मिल चुका है और D मिल चुका है, ठीक है। आगे कुछ और भी दिया हुआ क्या, 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं चुन रहे हैं। 13 स्टूडेंट ऐसे हैं, 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं चुन रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। क्योंकि टोटल स्टूडेंट 345 थे, तो 43 तो कुछ कर ही नहीं रहे ना भाई। तो जो स्टूडेंट्स कोई ना कोई सब्जेक्ट चुन रहे हैं, या इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि इन सब का जो यूनियन है वो कितना हो जाएगा सर, 345 में से आप 43 घटा दो, वो यूनियन ही तो आएगा। क्योंकि यूनियन में बेसिकली क्या होना चाहिए, यूनियन है कि या तो E होना चाहिए, या M होना चाहिए, या S होना चाहिए, कोई एक तो होना ही चाहिए ना। लेकिन उसने लिखा है 43 कुछ नहीं कर रहे भाई, तो 302 जो है वो यूनियन है, ठीक है। या इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि A + B + C + D + E + F + G 302 है। अब देखो अपने पास क्या बच गया, A + C + G, और बाकी सब देखो, बाकी अपने को B है 16, फिर D है अपने पास 14, फिर F है अपने पास 12 और E है अपने पास 14, ठीक है। तो ये कितना, 302। A + C + G, 14 और 14 28, 28 और 2 30, 40, 56 अगर इसमें से जाएंगे तो 302 - 56। देखो 302 में से कितने जा रहे हैं, 56 जा रहे हैं। तो A + C + G घटा लो, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50 गए, 50 गए तो अपना कितना हो गया, 252 हो गया, उसमें से 246 आ गया, ठीक है, 246। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि इंग्लिश वाले मतलब A + B + D, तो अपने को बेसिकली A ही चाहिए, बाकी तो सब मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। एक तरीका और भी कर सकता हूँ क्या मैं, हाँ कर सकते हैं, चलो उसी को ही करते हैं। देखो ये यूनियन जो है, अगर इस यूनियन में से मैं A घटा दूँ, नहीं मैं क्या कर रहा था, मैं खुद ही समझ नहीं पाया। हाँ मैं ये कर रहा था कि मैं कह रहा था कि अगर ये यूनियन अपने को मिल रहा है, यूनियन की वैल्यू कितनी है, यूनियन की वैल्यू है 302, ठीक है, ठीक है। तो 302 है अगर, तो क्या इससे निकल पाएगा ऐसे, नहीं ऐसे तो मुश्किल है, क्योंकि अपने को A C G अगर मैं यहाँ से कहूँ कि C + G की भी वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, C + G 246 समथिंग आ जाएगा, लेकिन वो तो यहीं से निकाला है। चलो इसको वैसे ही कर लेता हूँ मैं, जैसे पहले कर रहा था, चलो वैसे ही करता हूँ। देखो अब अपने पास कंडीशन क्या थी उसको देखते हैं। कंडीशन में लिखा हुआ है कि NE N M, नहीं E और कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ M ही है, और NS है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। NE E मतलब कि A प्लस में
ई का क्या मतलब है, ए में क्या जोड़ रहा हूँ, बी ई और डी, तो बी ई जोड़ लो, बी ई और डी। देखो बी कितना है 16, 16 में ई जोड़ा 30 बन गया, और डी जोड़ना है 14, 30 और 14 44 हो गया। ठीक है, एन एम, एम मैथ्स वाला है, तो मैथ्स में सी है, और अपने पास जो वैल्यू है वो बी ई एफ है। बी अपना 16 है, ई अपना 14 है, 30 हो गया, और एफ जोड़ना है तो 42 हो गया। एन एस की बात कर लेता हूँ कि एन एस, एस में क्या है अपने पास, जी तो है ही, और साथ में बाकी चीज़ क्या है, डी ई एफ, डी 14, ई 14 28, और 2 40 हो गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले रहा हूँ तो ए की जो वैल्यू हो कितनी होगी, सी माइनस 2। ठीक है, और अपने को चाहिए भी क्या, अपने को ए ही चाहिए ना, हाँ ए ही तो चाहिए, तो मैं ए की टर्म्स में निकालता हूँ सबको। अगर ए ही चाहिए तो ए की टर्म्स में निकालो भाई सबको। ठीक है, तो यहाँ से देखो सी की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आ जाएगी भाई, इन दोनों इक्वेशंस को लेके सी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2। ठीक है सर, और अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं लूँ तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, ए प्लस 4। अब देखो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस सी प्लस जी जो है वो 246 है, करेक्ट है। अब देखो जब ये 246 है तो a तो a ही रहा, c की वैल्यू कितनी है a प्लस 2, g की वैल्यू कितनी है a प्लस 4, और ये अपना हो गया 246। ठीक है, तो 3a इज टू 240, तो a की वैल्यू कितनी हो गई भाई, a की वैल्यू हो गई 80। अपने को निकालना क्या था कि वो वाले स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं, मतलब कि एन ई निकालना था। एन ई क्या है यहाँ पे, ए है, बी है, और क्या क्या है, ए बी डी और ई, डी और ई। ठीक है, ए अपना 80, बी अपना 16, डी अपना 14, और ई अपना है 14। ठीक है, अब चेक कर लो इनका जोड़ कितना आ रहा है। देखो 16 और 14 30 और 80 कितना हो गया, 110, और 110 में अगर ये जोड़ा तो 124 आ गया। तो ये हैं ऐसे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे थे। आपने को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि सम ऑफ डिजिट्स निकालो उनका, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स निकाल दो। सम ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई भाई, सम ऑफ डिजिट्स 1 + 2 + 4 = 7। ऑप्शन में है 7, है सर, तो वही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं मैं, देखो अपने पास ना 1000 तक के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 1000 या उससे कम तक की। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो अपना फर्स्ट सेट है एन ए, वो है कि वो वाले नंबर जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ना, अगर मेरे को अगर ये नंबर निकालना हो, जैसे मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप आसानी से निकाल पाएँ, कि अगर मुझे ये निकालना हो कि नंबर्स, टोटल नंबर्स या नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n, लेस देन और इक्वल टू n हो। ठीक है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू n विच आर डिविजिबल बाई x। तो ये जो आता है ये किसके बराबर आ जाता है, n को आप x से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये जो सिंबल है किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, तो ये सर आप हो सकता है पहली बार ही सुन रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है कि अगर इसको डिवाइड करने पे n/x अगर कुछ ऐसा नंबर आ रहा है कि भाई मान लो ये इंटीजर आ रहा होगा या n/x इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अगर इंटीजर होगा तो अपना जो ये नंबर है n,
नहीं एन नहीं, यहाँ पे क्या मानूँ मैं इसको। मतलब कि ये है कि ये जो n है ना, ये अपन नंबर निकालें कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो n से छोटे या बराबर होंगे और x से डिविजिबल होंगे। तो अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो अपने नंबर उतना ही रहेंगे। एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू आएगी। अगर जैसे बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये 10 आ जाता है तो ये 10 ही अपने नंबर्स रहेंगे। लेकिन अगर ये नॉन इंटीजर आए, जैसे कि ऐसा आ जाए 10.123, तो अब ये देखो कि कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल कभी पॉइंटों में नंबर होते हैं क्या? नहीं सर, पॉइंटों में नंबर तो नहीं होते। इसका मतलब अपने को इससे छोटी वाली वैल्यू कंसिडर करनी होगी हमेशा, चाहे वो कुछ भी आए। जैसे मान लो कि 10.75 भी अगर आए, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं राउंड ऑफ कर देना है अपने को। मैंने ये नहीं बोला है कि राउंड ऑफ करना है। मैंने क्या बोला है कि 10.75 का भी नंबर नहीं होता, तो अपने को उससे छोटा नंबर लेना है हमेशा। ठीक है, समझ गए? उससे हमेशा छोटा नंबर लेना है। ठीक, तो मैं ये यहाँ पे पिटा दे रहा हूँ। जो मैंने आपको समझाया वो दिमाग में रखना, या आप अपने तरीके से लिख सकते हो इसको जैसे भी आपका मन करे, ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि जो 3 वाले हैं डिविजिबल बाई 3 हैं, उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ए से। ठीक है, और वो कितने नंबर्स होंगे? 1000/3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये 333 आ जाएगा। ठीक है, अगर डिविजिबल बाई 7 की बात करूँ मैं, तो उसको मैंने b मान लिया। और अगर यहीं से मैं 1000/7 करूँ, तो अगर देखो इसको कैलकुलेट करने बैठा मैं, कितना आएगा? 4 30 28 20 7 और ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, 142 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, समथिंग आगे भी होगा, लेकिन अपने को ये क्या लिखना है? 142 ही कंसिडर करना है भाई। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ऐसे ही अब जो आगे वाला 11 वाला रहेगा कि डिविजिबल बाई 11, तो क्या होगा? n ऑफ c 1000/11। अब 11 से जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? 11 और 90 पॉइंट समथिंग आएगा। 90 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये क्या बन जाएगा? 90 ही बनेगा। ठीक है, अब अपने को ना 3 सेट हैं और अपने को लिखा है कि एटलीस्ट 1। ठीक है भाई, लिखा है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 1 है। मैंने आपको पहले ही बता रखा था एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है भाई? यूनियन होता है। मतलब सीधी बात, एटलीस्ट का मतलब ही क्या होता है? यूनियन। तो इस क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है बेसिकली? n ऑफ a यूनियन b यूनियन c निकालना है। ठीक है, 3 वैल्यू तो अपने को पहले ही मिल गई हैं। यस सर, अब मुझे क्या करना होगा? इनके इंटरसेक्शन निकालने होंगे। ठीक है, तो निकालो इंटरसेक्शन। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, देखो वो कितना आएगा? तो देखो a इंटरसेक्शन b मतलब 3 और 7 का इंटरसेक्शन। तो देखो 3 से जो डिवाइड हो रहे होंगे नंबर, जैसे कि 3 6 9, 7 से कौन हो रहा होगा? 7 14 21। तो देखो जो पहला नंबर कॉमन है वो कितना है? 3 और 7 का 21 ही तो हुआ। देखो मैं आपको लिख के दिखाऊँ अगर, कि 3 6 9 12 15 21। ठीक है, ऐसे ही अगर 7 वाला करूँगा तो 24 21। तो मतलब कि ये हो गया कि 21 के ही जो मल्टीपल्स होंगे ना वही कॉमन आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं अब a इंटरसेक्शन b जब ले रहा हूँ तो 21 से डिवाइड कर दे रहा हूँ भाई। समझ गए कि मैंने 21 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? ये बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो 21 ही आएगा। ठीक है, चल, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 47 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 47। ठीक है, अब देखो आगे फिर हम b इंटरसेक्शन c की बात कर लेते हैं। जब b इंटरसेक्शन c की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो b इंटरसेक्शन c में क्या होगा? b और c में है कौन कौन? b में है सर 7 और c में है 11। ठीक है, तो 7 और 11 के अगर मैं मल्टीपल्स कॉमन की बात करूँगा तो वो कितना आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि 77 वाले। अब अगर इसको सोल्व करने बैठूंगा मैं तो कितना आ जाएगा अपने? ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अब मैं a इंटरसेक्शन c ले लेता हूँ तो वो आ जाएगा 1000 अपॉन कितना? a और c 3 और 11 मतलब कि 33, क्योंकि इनके अगर मैं मल्टीपल्स लिखूंगा तो 3 6 9 11 3 6 9 12 15 ऐसे लिखूंगा, और 11 के भी ऐसे लिखूंगा 11 22 33। तो पहला जो आएगा वो 33 आएगा, और इसके बाद जो आएगा वो 66 आएगा। तो बेसिकली 33 के ही मल्टीपल्स हैं, इसलिए मैंने ऐसा निकाल रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होगे मैं कैसा कर क्यों रहा हूँ। ठीक, इसको आप सोल्व कर लो। आप इसको सोल्व करोगे तो देखो अब अपने को ना इसको 33 से सोल्व करना है, सॉरी 33 से डिवाइड करना है। तो जब 33 से डिवाइड करूँगा मैं तो कितना बन रहा है भाई? ये बन रहा है अपना कितना बन रहा है? ये बना
33 3 आ गया, 99 हो गया और 10 आ गया, हो गया 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जब 30 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। करेक्ट है यहाँ तक, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब जब 33 में भी आप लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर क्या ही है। देखो अब 3 7 11 तो हो ही चुका। अब अपने को वो वाला पार्ट निकालना होगा जब तीनों होंगे तो तीनों के मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि ये प्राइम नंबर है इसलिए हम प्राइम नंबर हैं तीनों नंबर्स, इसलिए हम डायरेक्ट भी बिना सोचे भी हम क्या कर सकते हैं, उनके टर्म्स को प्रोडक्ट करते चले और अपना काम बन जाएगा। लेकिन कब होगा ये, जब वो टर्म्स क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर हो, तभी ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है तो देखो अगर वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगी तो हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर जो हैं, मतलब किसके मल्टीपल्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं। तो जिसके भी मल्टीपल्स आ रहे होंगे वही अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है जैसे अगर मान लो कि अपने पास नंबर जो होंगे वो 2 4 6 हो, ठीक है, और अब अपने को 2 के पेयर बनाने हो, तो अगर मैं इसका पेयर अगर लूँगा तो इनमें कौन सा आएगा, तो इनमें आएगा भाई 4 के मल्टीपल्स वाले, क्योंकि इनमें जो कॉमन आएगा वो 4 के मल्टीपल्स होंगे। ऐसे ही 4 और 6 का अगर मैं लूँ तो इनमें अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो 4 8 12 16 ऐसे ऐसे चलूँगा, ऐसे ही 6 12 ऐसे चलूँगा। तो यहाँ मैं चेक करूँगा कि 12 के जो मल्टीपल्स होंगे ना वही कॉमन आ रहे होंगे, तो फिर हमें 12 से डिवाइड करना होगा। ठीक है चलो देखो ये है 1000 अपॉन, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 231 बन गया। ठीक अब जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो अभी कितना बन गया भाई, इसको अगर डिवाइड करने बैठ रहा हूँ मैं तो देखो भाई कितना आ जाएगा, 23 चौका 92, तो ये 4 आ जाएगा, अपने 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है अब अपने को निकालना क्या था भाई, यूनियन निकालना था। जब यूनियन निकालना है तो यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एन ए कितना है 333, एन बी कितना है 142, प्लस एन सी कितना है 90, फिर माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 47, -12 -30 प्लस 4। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लेते हैं और इसको सोल्व करेंगे तो चलो इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं कि कितना आएगा। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ। ठीक है 47 -12 -30 और प्लस 4, तो ये आ गया अपना 480। ठीक है अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में 480 तो कहीं है नहीं, 482 है। अपने को करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अपने को ना आंसर मिलाना है तो आंसर मिलाने के लिए अपने को स्लाइड चेंज करना पड़ेगा कि ये जो 7 जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये आंसर तभी आ सकता है जब जहाँ पे ये मैंने 30 लिखा है ये क्या बन जाए, अगर ये 33 की जगह क्या बनेगा 35 बनेगा तो ही, और 35 बनने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि 35 अगर होगा तो ये अपना होगा 28 और अपने फिर ये जो 2 हैं ये बढ़ जाएंगे। ठीक है तो एक क्वेश्चन के ऑप्शन में ही एरर है। ठीक है अपन ने जो किया है वो सही किया है, हमें ये कंसिडर नहीं करना है कि भाई हमने गलत किया, नहीं हमने सही किया है। प्रोसेस जो था मैंने वो समझा दिया है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा अगर करनी हो तो आपको, बाकी मैं श्योर हूँ कि आंसर 480 ही रहेगा। ठीक है तो इसका आंसर 480 रहेगा। ठीक है समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। और कितने क्वेश्चन बच गए, चलो लास्ट ही क्वेश्चन है ये और देख लेते हैं। ठीक है चलो देखो सबसे पहली चीज़ तो ए जो सेट है वो है अपना सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, जितने भी तरीके के रेक्टेंगल्स होंगे वो सब हैं यहाँ पे। ठीक है चल रेक्टेंगल हो गए। फिर आता है बी जो है वो है सेट ऑफ स्क्वेयर्स। ठीक है स्क्वेयर भी हो गई। चलो आगे, ये अपनी स्क्वेयर हो गई। चलो आगे है अपने पास सी क्या है, सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कंडीशन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन है कि जो अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए भाई, क्वाड्रिलेटरल में जो सम है अपोजिट एंगल्स का वो 180 होना चाहिए। अपोजिट एंगल्स का इज़ 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। आगे चलो, आगे है अपने पास डी क्या है, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। अब आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम की मैं आप लोगों को क्या बता देता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ कि होती क्या है पहले तो। ठीक है आइसोस्केल्स
ट्रेपेजियम। सबसे पहली चीज़ तो हम आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो मैं पहले तो ट्रेपेजियम बना दे रहा हूँ और उसी में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मैं लिख दूँगा, लिख क्या दूँगा मतलब आपको बता दूँगा, ठीक है। देखो अब देखो ये अपन ने मान ली ए बी सी और डी। सबसे पहली बात तो ट्रेपेजियम है तो ए डी अपना पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है, कोई एक तो हो गया, ठीक है। अब सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी कुछ जरूरत पड़ेगी क्या अपने, और डायगोनल्स जो हैं इसके वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो डायगोनल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। अब एक चीज़ और देखो आप कि अगर मैं ये कहूँ कि ए और डी बराबर हैं और बी और सी भी बराबर हैं तो और इन चारों का जो जोड़ है वो कितना होता है 360, यस सर, और ये 180 भी है। ए प्लस बी कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस के बीच का अगर ये ट्रांसवर्सल होता है तो ये क्या काम करता है, सप्लीमेंट्री होता है एडजेसेंट एंगल्स का जोड़, यस सर। और ए और डी तो बराबर है, जब ए और डी बराबर है तो यहाँ से हम ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी लिख दिया मैंने, 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो ट्रेपेजियम थी ये क्या बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई ना भाई। तो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी क्या है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी क्या है, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ज़रूरत क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ज़रूरत सिर्फ इतनी थी कि जो सम है अपोजिट एंगल्स का वो 180 होना चाहिए, और यहाँ पे हमने प्रूफ कर ही दिया है कि जो सम है वो कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, यस सर। तो सर सम तो स्क्वायर में भी तो 180 डिग्री होता है, हाँ भाई, तो स्क्वायर भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर रेक्टेंगल में भी तो होता है सर, क्योंकि रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स 90 होते हैं, यस, तो रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे है अपने पास कि चेक करो कि निकालना क्या है, सी माइनस ए, ऑप्शन ए जो है अपना वो क्या है, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी क्या है, सेट सी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, और उसमें से हमें सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माइनस में क्या करना है ए क्या है अपने पास, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। सबसे पहली बात देखो सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए तो कंडीशन है सिर्फ कि वो क्या होना चाहिए भाई, उसके अंदर सम जो है वो अपोजिट एंगल्स का कितना होना चाहिए भाई, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ऊपर ही मैंने प्रूफ किया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कौन आता है, रेक्टेंगल भी आती है, स्क्वायर भी आता है और आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इसके अंदर तो कौन कौन होगा, आइसोस्केलेस भी होगा, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी होगा इसके अंदर स्क्वायर भी होगी, इसके अंदर रेक्टेंगल भी होगा, सब होंगे, और भी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें से अपने को क्या घटा देना है सर, रेक्टेंगल्स वाले पार्ट घटा देना है। तो सर क्या बच जाएगा, रेक्टेंगल्स वाला अगर मैं पार्ट घटा दूँ तो क्या क्या बच गए सर, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी बच गया, एक स्क्वायर भी बच गया, और भी जो हमने लिखे नहीं वो भी बच गए, यस। लेकिन ऑप्शन में तो क्या लिखा हुआ है कि सी माइनस ए फाई है, तो सर ये फाई तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ तो आ ही रहा है, फाई तो बिल्कुल नहीं है ये। जब ये फाई नहीं है तो इसका मतलब ये वो वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत हो गया ना भाई। तो ऑप्शन ए तो अपना रॉन्ग हो गया, सो ऑप्शन ए रॉन्ग, ठीक। अब चलते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में लिखा है बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 5, बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 5। देखो बी माइनस डी, बी क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर्स और सेट ऑफ स्क्वायर्स और सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम। अब देखो सबसे पहली बात तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है, ट्रेपेजियम की कंडीशन है और सेट ऑफ स्क्वायर्स। क्या सर मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर्स होंगे वो अपने सारे ट्रेपेजियम होंगे, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई, क्योंकि स्क्वायर्स में तो ट्रेपेजियम मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेपेजियम होगा
उसमें लिखा क्या है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं पहले तो, कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो अपने पास है, कहाँ है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन है ऊपर कि b माइनस डी चेक करना है अपने को। क्या चेक करना है भाई? b माइनस डी चेक करना है, ठीक है। तो b माइनस डी के लिए अपने पास जो कंडीशन है, कंडीशन काम की है क्या ये? b माइनस डी का 5 लेके आना है, मतलब कि स्क्वेयर्स में से अपने को चेक करना है कि स्क्वेयर में से अगर मैं ये ट्रेपेजियम्स हटा दूं तो क्या अपन ऐसा कुछ पार्ट बता पाएंगे, अपने को ये चेक करना है। चलो चेक करते हैं। देखो भाई, हम b माइनस डी का मतलब है कि वो वाले हिस्से, b माइनस डी का क्या मतलब है कि वो वाला हिस्सा जो b में तो है लेकिन d में ना हो, b में तो है d में ना हो। लेकिन स्क्वेयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ये स्क्वेयर मान लिया मैंने, ठीक है। स्क्वेयर के लिए, ट्रेपेजियम के लिए क्या क्या कंडीशन बताई मैंने कि अपोजिट पैरेलल होना चाहिए, यहाँ पे पैरेलल है। मैंने बोला कि जो एंगल्स हैं वो ये और ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए, ये भी है स्क्वायर में। फिर मैंने बोला कि जो डायगोनल की लेंथ है वो भी बराबर होनी चाहिए, वो भी बराबर है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये पैरेलल होनी चाहिए, ये भी है। तो बेसिकली ये हो गया ना भाई कि स्क्वायर तो सारी कंडीशन ही होल्ड कर रहा है आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम वाली। जब ये सारे ही स्क्वेयर्स अगर आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम वाली कंडीशन होल्ड कर रही हैं तो ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं। देयर इज़ नो सच स्क्वेयर एग्जिस्ट जो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की तरह बिहेव ना करे, ठीक है। तो अगर ये बिहेव नहीं करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ ना भाई कि जो b माइनस डी जो है अपना वो किसके बराबर होगा? फाई के बराबर ही होगा, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो वाले एलिमेंट सेट b के जो d में ना हो। लेकिन ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या बन गया? फाई। तो ऑप्शन बी जो है वो तो अपना सही है। चलो अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में क्या लिखा है? सी में लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू सी। तो ए क्या है सबसे पहली बात? तो सबसे पहली बात ना, ए तो है अपना सेट ऑफ रेक्टेंगल और सी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेट ऑफ रेक्टेंगल ए है, सेट ऑफ रेक्टेंगल, और इंटरसेक्शन लेना है सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के साथ। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन है कि सिर्फ अपोजिट एंगल्स का जो जोड़ है वो 180 होना चाहिए। तो ये अपन ने रेक्टेंगल मान ली। रेक्टेंगल में तो हर किसी रेक्टेंगल में अपोजिट एंगल्स का जो जोड़ है वो 180 रहता है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी मैंने बना दी जिसका मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगर एग्जांपल्स में लिखूँ तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने इस एंगल को मान लिया 92, इस एंगल को मैंने मान लिया 88 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये तो है ना भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स का जो जोड़ है वो 180 है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ये भी हो सकती है सर, रेक्टेंगल भी हो सकती है, और ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है, बिल्कुल। और मुझे इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो क्या आएगा भाई अपने पास? अपने पास क्या आएगा भाई? सिर्फ रेक्टेंगल ही तो आ गई इन दोनों का अगर मैंने इंटरसेक्शन लिया तो। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। जब इंटरसेक्शन रेक्टेंगल ही आई है तो मैं ये कहूँगा ना भाई कि ए इंटरसेक्शन सी जो है वो अपना ए के बराबर आ रहा है, ना कि सी के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन सी जो है अपना वो क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी को भी काट देते हैं। अब अपने पास एक ऑप्शन और बचा है जो कि है ऑप्शन डी, उसको और चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन डी है अपने पास कि क्या था? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए के बराबर। ये चेक करो। देखो ए अपना क्या है? ए अपना रेक्टेंगल है, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, उसका यूनियन लेना है किसके साथ? डी के साथ। डी अपना क्या था? ट्रेपेजियम था शायद, देख लेते हैं एक बार। डी अपना ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है। और इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। सी क्या है? सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है अपना इंटरसेक्शन का सिंबल, ठीक है, सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो सेट ऑफ रेक्टेंगल और सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम का यूनियन। देखो तो सबसे पहली कंडीशन तो हम चेक करते हैं कि क्या रेक्टेंगल जो है वो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में आती है।
ये रेक्टेंगल मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या ये आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम में, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम की कंडीशन देखो क्या क्या है। अपोजिट जो क्या कहते हैं डायगोनल्स की जो लेंथ है वो सेम है, क्या रेक्टेंगल में होती है सेम? यस, ये है, पहली कंडीशन होल्ड हो गई, ट्रू। अगली कंडीशन है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर हैं सर, ये अगली कंडीशन है, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं क्या? ये भी बराबर हैं, तो ये भी कंडीशन होल्ड हो रही है। इसके बाद होती है कि अपोजिट जो ये दोनों साइड्स हैं ये पैरेलल होती हैं, ये भी पैरेलल हैं सर रेक्टेंगल में। इसके बाद जो कंडीशन है वो ये है कि ये दोनों बराबर होती हैं, ये भी होल्ड हो रही है रेक्टेंगल में। तो बेसिकली रेक्टेंगल जो है वो भी एक क्या है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम ही तो बन गई, रेक्टेंगल भी क्या बन गई, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों का अगर मुझे यूनियन लेना हुआ तो यूनियन क्या बन जाएगा सर, यूनियन आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम ही बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का है, अगर आपको ज्योमेट्री आती है तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। इंटरसेक्शन सी क्या था, सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इन दोनों में मैंने ऊपर ही बताया कि देखो यहीं पे मैंने लिखा है कि जो रेक्टेंगल है वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी साइक्लिक है, स्क्वायर भी साइक्लिक है, सब कोई साइक्लिक है। और यहाँ पे हम कर भी क्या रहे हैं, इंटरसेक्शन ही ले रहे हैं। तो जब सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी अगर साइक्लिक होती है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या आएगा सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो आएगा। तो क्या सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सेट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या मैं सर ये भी कह सकता हूँ कि ये रेक्टेंगल के बराबर आएगा? क्योंकि देखो इन दोनों का अगर मैं यूनियन कहूँ, ऊपर जो मैंने कहा था कि रेक्टेंगल जो है वो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम भी है, ठीक है। तो जो मैं ये यहाँ पे लिखा था सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, क्योंकि ये भी तो ट्रू ही हो रहा है ना, होल्ड हो रहा है। चलो तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्योंकि मेरे को ये चेक करना है कि ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम होते हैं, ठीक। अब देखो रेक्टेंगल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इन दोनों में क्या सारे रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं? होते हैं सर, बिल्कुल। क्या सारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होते हैं? ऐसा नहीं है। तो इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपने पास क्या क्या आ जाएगा सर, रेक्टेंगल भी आ जाएगा प्लस अदर क्वाड्रिलेटरल्स भी आएंगी, जिसका अपोजिट जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये किस में आ रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। और हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सेट ऑफ रेक्टेंगल्स के साथ, ठीक है। तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो वो क्या आ गया, सेट ऑफ रेक्टेंगल ही तो आ गया। और सेट ऑफ रेक्टेंगल अपना था क्या, सेट ए के बराबर। तो इसका मतलब जो हमें निकालना था वो कंडीशन ट्रू है कि ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन सी के साथ जो अगर मैं लेता हूँ तो वो ए के बराबर ही आता है, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, आज हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है, ठीक है। और सेट चैप्टर हमारा यह कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।